वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 3 अगस्त 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसे लागू हुए 2 साल हो चुके हैं। उस दौरान कुछ इनिशिएटिव अभी लॉन्च किए गए हैं, उसी के बारे में ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2020 में लागू किया गया, 2022 आ गया, तो 2 साल तो कंप्लीट हो गए। हालांकि ये सच है कि अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटीज़ खुद को तैयार कर रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा चेंज है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ ऑल ऑफ सडन रेडिकली इसे नहीं लागू कर सकते, उन्हें तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं। कई सारे इनिशिएटिव्स इसके 2nd एनिवर्सरी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए, उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे, जिनमें पहला है कलाशाला इनिशिएटिव। 750 स्कूल्स में कलाशाला इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे हम बच्चों को एजुकेट करेंगे भारत में जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनके बारे में, उन्हें जानकारी दी जाएगी इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में। कई तरीके से हो सकता है, उनको लेक्चर्स डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे, या फिर जो आर्टिस्ट हैं वो स्कूल्स को विजिट करेंगे। दूसरा है नेशनल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी। इसके माध्यम से उनमें लर्निंग इन्वायरमेंट को प्रमोट किया जाएगा, ताकि क्रिएटिविटी, आइडिएशन का मतलब होता है नए नए आइडियाज को जनरेट करना, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एनहेंस करना और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स को डेवलप करने का काम किया जाएगा। तीसरा है भारतीय गेम्स इनिशिएटिव। इसके तहत बच्चों में गिल्ली डंडा, कबड्डी, जो ट्रेडिशनल गेम्स रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, ताकि वो खेलें, जो उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। और इसे चलाया जाएगा इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव के भीतर। इंडियन नॉलेज सिस्टम एक इनोवेटिव सेल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करती है, न्यू दिल्ली बेस्ड है, AICT में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल MiG-21 के बारे में है। MiG-21 बिसन एयरक्राफ्ट, जो कि इंडियन एयरफोर्स का है, वो भी हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश कर गया, जिसमें 2 पायलट्स ने अपनी जान गंवाई। ये ट्रेनर वर्जन था। देखिए, जो एयरक्राफ्ट का ट्रेनर वर्जन होता है उसमें 2 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है। बाकी इन जनरल तो एक ही फाइटर, जो भी पायलट होते हैं वो बैठते हैं फाइटर जेट्स में, लेकिन ट्रेनर में एक व्यक्ति और बैठता है जो सिखाता रहता है। तो ट्रेनर वर्जन था ये MiG-21 का। मिकोयन गोरेविक MiG-21 ये एक सुपरसोनिक जेट फाइटर है, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, जो कि अगर आमने सामने की लड़ाई हो तो उसमें जाके कन्फ्रंट कर सकता है। इसे मिकोयन गोरेविक डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था, जो कि सोवियत यूनियन से बिलोंग करती है। मिग एक प्रोडक्ट है सोवियत यूनियन का, जिसे सोवियत यूनियन ने 1959 में बनाया था और अपनी सर्विस में ले लिया था। अब आप समझिए कि फाइटर जेट फॉर द फर्स्ट टाइम 1959 में बनाए गए, और अब यहां पर इसे आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सरप्राइजिंगली रशिया ने, यानी कि उस समय के USSR ने 1985 में MiG-21 को इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और दुनिया के कई सारे देश इसे अभी भी इस्तेमाल करते हैं। इसे चलता फिरता या उड़ता हुआ कॉफिन कहा जाता है, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं MiG-21 के, और कई बार ये क्वेश्चन सरकार से पूछा जाता है कि आखिर इनका इस्तेमाल कब बंद किया जाएगा। और कई बार जवाब ये आता है कि 2024 तक MiG-21 के इस्तेमाल को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे जो बहुत ही स्किल्ड सोल्जर्स हैं, जो पायलट्स हैं, उनकी जान ले लेता है। लगभग 60 देशों ने MiG-21 का इस्तेमाल किया है, उन्हें उड़ाया है, जब से इसे पहली बार USSR ने लॉन्च किया तब से। 1963 में इंडिया ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके कुछ समय बाद रशिया ने, यानी कि USSR ने इंडिया को इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया और लाइसेंस भी दे दिया कि इंडिया इसे बना सकता है। 1985 में रशिया ने तो इसका इस्तेमाल बंद कर दिया, लेकिन इंडिया अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहा है और इसमें इंप्रूवमेंट्स कर करके इसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अल्फाफोल्ड एंड प्रोटीन के बारे में है। डीप माइंड नाम की एक कंपनी है, लंदन में बेस्ड है। उन्होंने अभी हाल ही में एक AI बेस्ड मैकेनिज्म डेवलप किया है, जिसे नाम दिया गया है अल्फाफोल्ड। ये 200 मिलियन से ज्यादा प्रोटीन्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट कर सकता है, उसको बनाने में कैपेबल है। अभी क्या बात हुई और इससे क्या फायदा होगा, अल्फाफोल्ड की बात करते हैं। अल्फाफोल्ड एक AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कैसा हो सकता है उसको प्रिडिक्ट कर देगा। कंप्यूटर सिस्टम है जो कि डीप न्यूरल नेटवर्क को समझने की क्षमता रखता है। कैसे होता है, हम सबसे पहले तो उसे देखिए, ये जो पूरा मैकेनिज्म है उसे कहा जाता है ट्रेनिंग, लर्निंग, रीट्रेनिंग, रीलर्निंग। इसमें पहले हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे बताते हैं कि जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। अब उससे वो AI समझ लेता है, उसके बाद हम उसे फिर से ट्रेन करते हैं और वो उसे फिर से सीख लेता है। बार बार जब हम उसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को समझा देते हैं, सिखा देते हैं, तो फिर उसके सामने जब कोई प्रोटीन जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है वो उसे अपने हिसाब से प्रिडिक्ट कर देगा और उसे तैयार कर देगा।
अल्फाफोल्ड ने अभी तक जो यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स डेटाबेस है उसमें लगभग 214 मिलियन यूनिक प्रोटीन सीक्वेंस अवेलेबल थे, उन सब के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर दिया है। ये जो डेटाबेस है ये स्विट्जरलैंड बेस्ड है। अब क्या फायदा मिलेगा अगर हम दुनिया के सारे प्रोटीन्स का डेटाबेस तैयार कर लें, उनकी 3D स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर लें, तैयार कर लें, तो हमें इसमें क्या आनंद मिलेगा? देखिए, जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिजनेस एंड होते हैं बायोलॉजी के। अल्टीमेटली सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स लिविंग सेल्स में जो भी फंक्शंस उसके भीतर होते हैं उसमें की रोल प्ले करते हैं। इसीलिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, आप जब तक ये ना समझ पाए तब तक आप किसी ह्यूमन डिसीज को समझ नहीं पाएंगे। अभी तक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जानने के लिए जो हम टेक्नोलॉजीज या तकनीक्स इस्तेमाल करते रहे हैं उसमें हम एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी या फिर क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते रहे हैं। इनके डिटेल्स में जाने की हमें आवश्यकता है नहीं, बट ये टेक्निक्स हैं जो अभी तक इस्तेमाल करते रहे हैं। अब देखिए इनके साथ नुकसान क्या है। पहले तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा ईयर्स का टाइम लग जाता है। ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करके ट्राई करते हैं कि क्या ये इसका स्ट्रक्चर है, पता चलता है ये नहीं है, तो क्या ये है, तो चलो ये है। तो ऐसे हम ट्राई करते रहते हैं, फिर हमें किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिल जाता है, तब पता चलता है कि बीमारी कैसे वर्क कर रही है, इसकी वैक्सीन कैसे बनानी है। अल्फाफोल्ड इन सभी चेंजेस को बहुत कम समय में इवेलुएट करके जज कर सकता है। ये वाटरशेड मूवमेंट है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में। अल्फाफोल्ड क्या एकमात्र ऐसा टूल है जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ना तो फ्लॉलेस है, ऐसा नहीं कि कोई गलती नहीं करता, और ना ही ये एकमात्र है। रोज डबल टी अफोल्ड ये यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन जो कि सिएटल यूएस में लोकेटेड है, उनके द्वारा डेवलप किया गया एक अनदर टूल है, एक और टूल है जो काफी हद तक स्ट्रक्चर कर सकता है, 3D मॉडल तैयार कर सकता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। हालांकि ये अल्फाफोल्ड जितना एक्यूरेट तो नहीं है और ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, स्टिल ये काफी हद तक काम करता है। सो इट्स मोर और लेस सिमिलर टू अल्फाफोल्ड। तो अल्फाफोल्ड इज नॉट द ओनली वन। उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल आपने समझा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2019 में केस 9 प्रोटीन के ऊपर प्रश्न पूछा गया था और पूछा गया था कि ये किस रेफरेंस में न्यूज में रहता है, और सही जवाब इसका था कि ये मॉलिक्यूलर सीजर है जिसका इस्तेमाल हम जीन एडिटिंग में करते हैं। काफी न्यूज में था, वैसे काफी आसान क्वेश्चन था 2019 में जब पूछा गया था। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में है। यह फीवर फॉर द फर्स्ट टाइम कंफर्म किया गया एक प्राइवेट पिग फार्म में केरला में, और अभी तक ये 15 पिग्स को अफेक्ट कर चुका है जो कि फार्म में मर चुके हैं इस डिसीज की वजह से पिछले 10 दिनों में। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये काफी तेजी से फैलता है, एक हेमोरेजिक वायरल डिसीज है जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। ये डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स में होता है। फर्दर ये बहुत इकोनॉमिक लॉस भी करता है, जैसे अगर बहुत सारे पिग्स मरने लग जाएंगे तो जो इनको ओन करते हैं उनको बहुत लॉस हो जाएगा ना। ये लार्ज डीएनए वायरस है जो कि एस्फार विरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, और वो उन इंसेक्ट्स के माध्यम से फैलता है जो कि ऑर्निथोडोरस जीनस से बिलोंग करते हैं। खैर, इतना स्पेसिफिक होने की आवश्यकता आपको है नहीं। यहां पर देखिए, डिसीज में बहुत तेज बुखार होता है, जो पिग्स होते हैं उनको डिप्रेशन, उनको भूख नहीं लगती, हेमोरेजेस होने लगते हैं स्किन में, स्किन के नीचे के जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो पैचेस आने लग जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, डायरिया भी होने लगता है। पहली बार इसे अफ्रीका में 1920s में डिटेक्ट किया गया था। मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, 95 to 100%। मतलब जब पिग्स को ये हो गया तो मोर एंड लेस वो मर ही जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये एक पिग से दूसरे पिग में चला जाएगा या एक जानवर से दूसरे जानवर में भी चला जाएगा। तो अगर ये फैलने लग गया तेजी से तो कुछ खास ऑप्शन बचते नहीं है, क्योंकि इनके लिए हमारे पास कोई क्योर नहीं है। तो फिर बचता ये है कि फिर कुलिंग की जाती है, मतलब एक साथ जो भी पिग्स हैं जो इन्फेक्टेड है उनको जान से मार दिया जाता है। हालांकि बहुत ही ब्रूटल तरीका होता है किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने का, लेकिन कुछ खास ऑप्शंस बचते नहीं हैं। हालांकि ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए थ्रेट नहीं है, इंसानों से जानवरों से इंसानों में आता नहीं है, लेकिन एक जानवर से दूसरे जानवर में जा सकता है कई सारे मीन्स से। डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आ गए पिग्स के, उनके फैसिया या बॉडली फ्लूइड के, तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हुआ किसी भी ऐसे इक्विपमेंट व्हीकल या लोगों का जो ऐसे पिग्स के कांटेक्ट में है जो इन्फेक्टेड हैं। बायोलॉजिकल वेक्टर्स जैसे कि टिक्स वगैरह अगर एक पिग को काट के दूसरी एनिमल के पास चले गए तो उनको भी फैल सकता है। देखिए, इस नेचर के प्रश्न भी आते हैं। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था H1N1 वायरस कई बार न्यूज में देखा गया है, किस रेफरेंस में है ये? सही जवाब इसका डी था, स्वाइन फ्लू। मतलब इस प्रकार की बीमारियों पे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको तैयार तो रहना होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नगर वन योजना के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी लोकसभा को इस योजना के बारे में बताया। इतना टेक्निकल है नहीं ना, नाम से समझ में आ रहा है। नगर मतलब सिटी, वन मतलब जंगल, तो शहरों में हम जंगल बनाएंगे या फिर जो फॉरेस्टेशन है वही करेंगे। इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। नगर वन यानी कि अर्बन फॉरेस्ट इसमें डेवलप किए जाएंगे और नगर वाटिका बनाई जाएगी। वाटिका मतलब पार्क वगैरह बनाए जाएंगे बढ़िया बढ़िया। ट्रीज
हमें जंगलों के बाहर लगाने हैं, ग्रीन कवर बढ़ाना है। अगर हम शहरी एरिया में इसको लगाएंगे तो शहरों में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इनहेंस होगी। भाई नेचर के साथ कौन नहीं रहना चाहता, पेड़ रहेंगे, हरियाली रहेगी, लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी रिच होगी। टारगेट यही रहेगा कि हमें 400 नगर वन तैयार करने हैं, 200 नगर वाटिका बनानी है 2021-22 से 24-25 के बीच में। फंडिंग कंपा से आएगी, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 में जो फंड्स आते हैं वहीं से यहां पे पैसे खर्च किए जाएंगे। एक सवाल आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको मुझे यह बताना है कि कंपा में फंड कहां से आता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कंपा फंड का इस्तेमाल हम करेंगे नगर वन योजना के लिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कंपा में पैसे आते कहां से हैं जिस पैसे का इस्तेमाल हम नगर वन योजना में करेंगे। इस जवाब को आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिएगा। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि आपको पता है कि नहीं पता है कि कंपा में पैसे कहां से आते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, वो ऑफिशियल्स के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, तो पहले प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 45 डेज था, उसे घटा के 30 डेज कर दिया गया है। मैं आपको एक बात और बताता हूं, यह आर्टिकल आपको गवर्नेंस के सेक्शन में एग्जाम्प्लिफिकेशन के काम आ जाएगा। अगर आप गुड गवर्नेंस के ऊपर कई सरकार का इनिशिएटिव लिख रहे हैं तो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं कि अब इस मॉनिटरिंग सिस्टम में ग्रीवांस के लिए टाइम रिड्यूस कर दिया गया। ये गुड गवर्नेंस का तो एग्जाम्पल है ना, कि हम जो गवर्नेंस है उसे और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीजी ग्राम ये एक ऑनलाइन वेब इनेबल्ड सिस्टम है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने मई 3 इसको डेवलप किया है। यह एसोसिएटेड है डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस के और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस यानी कि DARPG, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के तहत आता है। अगर किसी को कोई समस्या है गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को लेकर, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रख सकते हैं। पहले इन्हें 45 डेज के भीतर एड्रेस करना होता था और अभी 30 दिनों के भीतर। मतलब ये गुड गवर्नेंस की ओर एक और बढ़िया सा कदम है। इसके माध्यम से इफिशिएंट वे में लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्कूल इनोवेशन काउंसिल के बारे में है। इस काउंसिल को सभी स्टेट्स में, सभी स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आपके स्कूल में, अगर आपके आसपास कोई स्कूल है, आपका स्कूल तो जब होगा तो रहा होगा, तो आपके स्कूल में भी स्कूल इनोवेशन काउंसिल्स को बना दिया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो इनोवेशन सेल है, आप इसे शॉर्ट में माइक बोल सकते हैं, MIC बोल सकते हैं, ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। उन्हें साथ मिला है AICTE का, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का। दोनों लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। क्या होगी ये काउंसिल? इस काउंसिल में होंगे टीचर्स, स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट जो इंडस्ट्री और एकेडमिया से बिलोंग करेंगे। पूरे साल एक्टिविटीज करवाई जाएंगी बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। उनको बताएंगे कि आपको इनोवेटिव रहना है और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे इनकलकेट की जा सकती है, उसके प्रयास करने हैं। जो SIC है, स्कूल इनोवेशन काउंसिल, ये बच्चों के, टीचर्स को माइंडसेट को चेंज करेगा, अवेयर करेगा कि आप नए नए आइडिया जनरेट करिए, इनोवेशन लेकर आइए, एंटरप्रेन्योरशिप को बेहतर करिए। स्टार्टअप फाइनेंस कैसे हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे कैटलाइज करना है स्कूल्स में, डिजाइन थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबके बारे में जानकारी दीजिए। SIC आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को इनेबल करने की कोशिश करेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की। उसमें रैंकिंग सिस्टम भी, जब हम स्कूल्स को रैंक देने लगेंगे तो देखेंगे कि कौन सा स्कूल बढ़िया इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है। जो SIC काउंसिल होगी उसके पास एक SIC पोर्टल भी होगा जहां पे स्कूल्स खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। यहां पे स्कूल्स खुद को इनोवेशन काउंसिल के साथ जोड़ लेंगे, जो कि MIC के द्वारा डेवलप किया गया है जोड़ने का तरीका, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल। वो उसके साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हैं ना। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होगा। एम्बेसडर कौन होता है? जो किसी चीज को लीड करे, किसी चीज को आगे लेकर जाए। जो टीचर्स होंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा कि वो इनोवेशन और नए नए आइडियाज को लेकर स्टूडेंट को ट्रेन कर सकें। बिफोर दैट ये जरूरी है कि वो खुद ट्रेंड हो। तो MIC और AICTE ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे। टीचर्स को ट्रेन करने के लिए 72 आवर्स का एक प्रोग्राम होगा। मतलब यू कैन से कि डिवाइड कर सकते हैं कई दिनों में इसको। 5 एरियाज होंगे। अगर टीचर्स उसमें 50% स्कोर लेकर आते हैं तो मान लिया जाएगा कि वो एम्बेसडर हैं। 5 एरियाज हैं, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, आइडिया जनरेशन, आइडिया हैंड होल्डिंग, फाइनेंस, सेल्स और HR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोटोटाइप। अगर पांचों में उन्होंने 50% स्कोर कर लिया तो वो बन जाएंगे एम्बेसडर, इनोवेशन एम्बेसडर। ये मान लिया जाएगा कि उनके पास कैपेसिटी है कि वो स्टूडेंट्स को नर्चर कर सकते हैं IPR, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब के लिए। थोड़ा सब्जेक्टिव आर्टिकल था पर जानकारी वाली बात है, जानते रहिए। रिवीजन कर लीजिए। स्कूल इनोवेशन काउंसिल MIC और AICTE का इनिशिएटिव है, सही बात है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये एक DNA वायरस से फैलता है जो कि एस्ट्रा विरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, सही है। इंडियन नॉलेज सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के तहत आता है। ये तो देखिए शुद्ध रूप से गलत है, बिकॉज ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। तो यहाँ पे आपने कर लिया रिवीजन। सेशन की PDF कहाँ मिलेगी आप लोग जानते हैं ना, बिल्कुल OnlyIAS के टेलीग्राम चैनल पे
और ये QR कोड स्कैन करके भी आप वहां जा सकते हैं। जाइए PDF को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।